आइए अब हम प्रक्षेप्य की गति से संबंधित फॉर्मूले और समीकरण की व्युत्पत्ति देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं जिसमें कि प्रक्षेप्य को यानी एक पिंड को फेंका गया v0 गति से θ0 कोण बनाते हुए x एक्सिस से, और उसके फिर दो घटक यानी अवयव हुए। एक क्षैतिज घटक जो कि v0 cos θ0 हो गया, इसे हम vx भी कहेंगे, और दूसरा घटक हुआ v0 sin θ0 जिसको कि हम vy भी कह देंगे। और ये जो नीली रेखा है ये पिंड जो ओरिजिन पे था, इस फेंके हुए पिंड की ट्रेजेक्टरी यानी गमन पथ है। तो इनसे जुड़े फॉर्मूले हम उनकी व्युत्पत्ति देखते हैं। ऊर्ध्वाधर गति एवं विस्थापन, वर्टिकल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल वेलोसिटी को हम vy से दर्शाते हैं, और vy क्या है? v0 sin θ0, यानी v0 गति का ऊर्ध्वाधर अवयव vy ऊर्ध्वाधर गति बताता है, जो कि v0 sin θ0 होता है। और किसी भी समय, किसी भी टाइम t तक का जो विस्थापन है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन, उसे हम इस समीकरण, इस इक्वेशन से देखते हैं। vy माइनस हाफ GT², और vy क्या है? v0 sin θ0। तो vy को हम v0 sin θ0 से रिप्लेस कर देते हैं, और हाफ GT² वैसा का वैसा पड़ा रहता है। तो ये हुआ पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्षैतिज गति का है। क्षैतिज गति है vx बराबर v0 cos θ0। ये हम पहले ही देख चुके हैं। और क्षैतिज विस्थापन जो है वो कितना हुआ? टाइम t तक vx गुणा t, और vx कितना है? v0 cos θ0। इसलिए क्षैतिज विस्थापन हुआ v0 cos θ0 गुणा t। तो इन दो समीकरणों को हम ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो पहला समीकरण क्या था? v0 sin θ0 गुणा t माइनस हाफ GT²। विस्थापन का ये फॉर्मूला S = ut प्लस हाफ at², इसका उपयोग हम करते हैं। यहां a जो है वो माइनस g के बराबर है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। और गुरुत्वीय त्वरण क्योंकि ऊर्ध्वाधर गति की विपरीत दिशा में चलता है, इसलिए a की जगह हम माइनस g रखते हैं। और x जो है v0 cos θ0 इंटू t, ये दो समीकरण हम अभी देख चुके हैं। ये जो आप t देख रहे हैं यहां पर, ये t से y या x का गुणा नहीं हो रहा। ये t ये बता रहा है कि y t का फलन है यानी फंक्शन है, और x भी t का फलन यानी फंक्शन है। इसका अर्थ हुआ y भी t पे निर्भर कर रहा है और x भी t पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि v0 θ0 और g ये हमें पहले से दिए गए हैं। तो ये कांस्टेंट है, ये अचर राशि हो गई। जो चीज बदल रही है वो टाइम बदल रहा है। ठीक है, तो
दूसरे समीकरण से हम t को अलग करते हैं, t बराबर x बटा वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ये तीसरा समीकरण बन गया। अब इस तीसरे समीकरण को हम पहले समीकरण में उपयोग लेते हैं, यानी जहां जहां t है उसकी जगह हम ये मान रख देते हैं t का, और हम पाते हैं नया इक्वेशन क्या बना। ये देख लीजिए, हरे रंग से जो मैंने दिखाया है वो t के बारे में है, और पहले इक्वेशन में जहां जहां t है उसकी जगह मैंने हरे रंग से ये बदल दिया, और आप देखेंगे y बराबर वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू एक्स बटा वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह हो गया एक्स स्क्वायर बटा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। अब हम देखेंगे ये वी नॉट और ये वी नॉट कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा नॉट और कॉस थीटा नॉट ये दोनों बनकर टेन थीटा नॉट हो जाते हैं, एक्स पड़ा रहता है, इसलिए एक तो हो गया, हमारा निकल गया एक्स इंटू टेन थीटा नॉट। दूसरी तरफ है कि यहां कुछ भी कैंसिल नहीं होता, इसलिए ये सारा का सारा हम ऐसे ही लिख देते हैं जी एक्स स्क्वायर बाई टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। अब ये जो समीकरण है ये इस फॉर्म में है, इस रूप में है। किस रूप में है? ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि जी बटा टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट ये एक कांस्टेंट है, ये चर राशि हो गई। इधर टेन थीटा भी चर राशि है, तो ये इस रूप में आ गया ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जहां पर ए तो हो गया टेन थीटा और बी हो गया जी बटा टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। अब क्योंकि समीकरण y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के रूप में आ गया, तो ये हमें बताता है कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, यानी परवलयाकार समीकरण, और इसीलिए जो इस प्रक्षेप्य का गमन पथ होगा वो कुछ पैराबोलिक शेप होगा, यानी कि परवलयाकार वाला होगा। अब हम आगे देखते हैं। इस तरह हमने इस समीकरण की व्युत्पत्ति देख ली। अब हम अगले समीकरण की व्युत्पत्ति देखते हैं। यहां पर हम प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ये हम देखते हैं, यानी एक्स एक्सिस के दिशा में प्रक्षेप्य कितनी दूर जाएगा, इसको जानने का एक ही तरीका है। क्योंकि प्रक्षेप्य पहले ओरिजिन पे रहता है, फिर ऊपर की ओर उठने लगता है और वापस ये भूमि पे गिर जाता है, यानी पहले x और y दोनों का मान शून्य होता है, बाद में x बढ़ता जाता है, लेकिन y कुछ दूर बढ़ने के बाद वापस घटने लगता है और अंत में y जो है फिर से शून्य हो जाता है। तो हम वो स्थिति जानना चाहेंगे जहां x तो शून्य न हो किंतु y शून्य हो जाए। तो जो पिछला हमने समीकरण देखा, ये समीकरण, इसमें प्रक्षेप्य का गमन पथ दिखाया गया है। ये गमन पथ का समीकरण है, यानी ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है,
और इसी समीकरण का हम यहां पर उपयोग करते हैं और ये कंडीशन यहां इंपोज करते हैं हम, जिसमें कि x को हम नॉन जीरो मानते हैं, शून्य न हो, और y शून्य हो जाए। तो y जब शून्य होगा तो ये समीकरण x tan थीटा नॉट माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा वी नॉट कॉस थीटा नॉट होल स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो होने पर ये समीकरण ये रूप ले लेगा और अंत में इसको हल करते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं x बराबर वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बटा जी आ जाएगा। यानी अधिकतम दूरी x एक्सिस के सहारे प्रक्षेप्य जो तय करता है वो इतना होता है। ये हमने कैसे इसकी व्युत्पत्ति की? हमने गमन पथ का जो समीकरण था उसमें दो कंडीशंस लगा दिए, दो परिस्थितियां जोड़ दी। क्या जोड़ी? कि y तो जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, और x जीरो ना रहे। तो वो परिस्थिति लगाते ही ये y बराबर जीरो हमने ये मान रख दिया, ये वैल्यू पुट की और इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सॉल्व किया और हमें ये समीकरण प्राप्त हो गया। x बराबर वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बटा जी। अब हम अगला इक्वेशन देखते हैं। किस परिस्थिति में क्षैतिज दूरी सबसे अधिक हो? अगर प्रक्षेप्य की गति निश्चित हो पहले से, लेकिन उसके कोण में हम बदलाव कर सकें, तो कब कितने कोण पर उसकी क्षैतिज दूरी सबसे अधिक होगी? तो क्षैतिज दूरी हमने देखा पिछले समीकरण में x बराबर, ये ध्यान दीजिएगा, ये पिछला समीकरण हमने देख लिया यहां पर और इसी का उपयोग कर रहे हैं हम इस पेज पर। तो x बराबर वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बटा जी। अब अगर इसमें v कांस्टेंट है यानी अचर है और g भी कांस्टेंट है और सिर्फ थीटा नॉट बदल सकता है, तो थीटा के कितने मान पर यानी कोण कितनी डिग्री होनी चाहिए, कितनी डिग्री का कोण होना चाहिए कि क्षैतिज दूरी x अधिकतम हो? तो x के अधिकतम होने के लिए, क्योंकि वी नॉट स्क्वायर और g तो अचर राशि है, इसलिए इसमें तो कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो साइन 2 थीटा नॉट अधिकतम होना चाहिए। और साइन 2 थीटा नॉट का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1। साइन के साथ कुछ भी एंगल हो, कोई भी कोण हो, तो साइन का अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो और साइन का मान, साइन 2 थीटा नॉट का मान 1 कब होगा? जब थीटा नॉट 45 डिग्री का होगा, तब 2 थीटा नॉट 90 डिग्री होगा और साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो साइन का मान, अधिकतम मान 1 हो सकता है, वो तब होता है जब 90 डिग्री का हो साइन, और 90 डिग्री का कब होगा? जब थीटा नॉट 45 डिग्री हो, क्योंकि हमारा समीकरण है साइन 2 थीटा नॉट बराबर 1। तो यानी 45 डिग्री के कोण पर अगर किसी पिंड को फेंका जाए तो उसकी क्षैतिज दूरी यानी क्षैतिज परास अधिकतम होगा। तो इसी को हमने यहां देखा है, लिखा है मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई
जी। अब हम अगला समीकरण देखते हैं। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। पिछले समीकरण में हमने देखा प्रक्षेप्य का अधिकतम परास यानी अधिकतम एक्स एक्सिस के दिशा में दूरी। अब हम देख रहे हैं प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई यानी कि वाई एक्सिस की दिशा में अधिकतम दूरी। अब हम ये समीकरण तो हम पहले से जानते हैं और ये वाला समीकरण भी हम पहले से जानते हैं। तो प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई कैसे निकले? तो अधिकतम ऊंचाई निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो dy बाई डी टी बराबर 0, यानी जब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी यानी ऊर्ध्वाधर गति 0 हो जाए तो उस समय वो अधिकतम ऊंचाई पे रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो नीचे की ओर गिरने लगेगा। तो वहां तक तो वो ऊपर की ओर जा रहा था और जब और ऊपर जाना रुक गया तो उस समय उसकी ऊंचाई सबसे अधिक होगी। तो एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका है, क्योंकि प्रक्षेप्य का गमन पथ परवलयाकार है तो जब x पूरे x की आधी दूरी रहेगी उस समय y का मान सबसे अधिक होगा। यानी आधे परास तक, अपने परास से आधी दूरी तक जब पहुंचे, क्योंकि प्रक्षेप्य का गमन पथ परवलयाकार है, इसलिए अगर प्रक्षेप्य अपने परास की आधी दूरी तक पहुंचे यानी अपने मैक्सिमम रेंज के आधे तक पहुंचे, उस समय उसका हाइट यानी उसकी ऊंचाई सबसे अधिक होगी। तो ये दो तरीके हो गए। एक तो जब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी यानी ऊर्ध्वाधर गति 0 हो तब वो सबसे ऊंचाई पे रहेगा, और उसी समय वो अपने परास की आधी दूरी यानी हॉरिजॉन्टल रेंज के आधी दूरी वो तय करेगा। तो हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं और हम ये उसकी अधिकतम ऊंचाई जान सकते हैं। तो अगर हम dy बाई डी टी बराबर को लेते हैं तो dy बाई डी टी इतना आता है, और dy बाई डी टी को अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमें वो टाइम पीरियड मिलता है जिसमें कि वो अधिकतम दूरी पे पहुंच जाता है। और ये टाइम पीरियड कुल उड्डयन काल का यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, क्योंकि इतना ही जितने समय में वो ऊंचाई की ओर जाता है पिंड, उतने ही समय में वो नीचे की ओर आता है। अपने उड्डयन काल के आधे समय तक में पिंड सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाता है। इसको हम आगे देखते हैं। तो पहले इक्वेशन में यानी पहले समीकरण में yt में जब हम t का मान v0 sin थीटा नॉट बटा g रख दें तो फिर उस समीकरण को हल करने पर हम देखते हैं yt का मान v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बटा 2g आता है। हम देखेंगे कि जब हम दूसरे तरीके से इस समीकरण की व्युत्पत्ति लाना चाहेंगे तब भी यही उत्तर आएगा। दूसरा जो तरीका हमने लगाया
x का पूरा मान कितना है? अधिकतम मान v नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट बटा जी। साइन 2 थीटा नॉट होता है, उसको हमने तोड़कर 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट लिख दिया। और x का मान x फुल माने मैक्सिमम, अधिकतम परास, ये परास हो गया पिंड का, प्रक्षेप्य का। परास यानी मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के रेंज इतना हुआ, उसका आधा क्या हुआ? बटा 2। इसको हम इस ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन में, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 का तो उपयोग यहां पर हुआ, इस जगह पर इक्वेशन 1 का उपयोग हुआ है, जहां हम dy बाई dt के तरीके से अधिकतम ऊंचाई का मान निकाल रहे थे। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का उपयोग दूसरे तरीके में होता है, जहां पर हम मैक्सिमम रेंज का आधा लेते हैं और ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन पे, गमन पथ के समीकरण पे ये फार्मूला लगा देते हैं। तो ये तो हुआ गमन पथ का समीकरण। इसमें हम x की जगह x फुल बटा 2 का मान रख देते हैं और इसको हल करते हुए हम इस समीकरण तक पहुंच जाते हैं। तो अंत में समीकरण निकलता है v नॉट साइन थीटा नॉट होल स्क्वायर बटा 2g। तो मैं इसे दोबारा से समझा दूं। हमारे पास दो तरीके हैं अधिकतम ऊंचाई जानने के। एक तरीका है जब dy बाई dt 0 हो जाए, उस समय प्रक्षेप्य अपने अधिकतम ऊंचाई पे रहेगा, यानी उसकी ऊर्ध्वाधर गति जब शून्य होती है उस समय प्रक्षेप्य सबसे अधिक ऊंचाई पे रहेगा। दूसरा तरीका है प्रक्षेप्य जब अपने परास के आधी दूरी तक पहुंचता है, यानी अपने मैक्सिमम रेंज से आधे तक पहुंचता है, तब भी उसकी ऊंचाई अधिकतम होती है, क्योंकि उसका गमन पथ परवलयाकार है, पैराबोलिक है। तो दूसरे तरीके में हम गमन पथ का समीकरण उपयोग में लेते हैं और x का मान उसके अधिकतम मान का आधा रख देते हैं और फिर उस समीकरण को हल करते हैं। दोनों ही तरीके में हम इसी समीकरण तक पहुंचेंगे। तो इस तरह हमने ये तीन महत्वपूर्ण समीकरण को जान लिया। इसको हम दोबारा से अंत में देखते हैं। एक तो गमन पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, y बराबर x tan थीटा नॉट माइनस gx स्क्वायर बटा 2v स्क्वायर नॉट कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। फिर दूसरा है परास का रेंज, यानी x एक्सिस की दिशा में विस्थापन, और उसका समीकरण है x बराबर v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बटा g। साइन 2 थीटा नॉट को जरूरत पड़ने पर हम 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट भी लिख सकते हैं। फिर अधिकतम ऊंचाई का समीकरण है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बटा 2g। तो इन तीन समीकरणों की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस, ये हमने देखा इस सत्र में। धन्यवाद।